नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हाल ही में संसद की मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने मंत्रालय के कई विभागों की अनुदान मांगों पर रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट में समिति ने लंबी रिसर्च और बातचीत के बाद कई ऐसे पहलुओं को उजागर किया जो देश की शिक्षा व्यवस्था का पूरा खाका खींचते हैं। समिति ने बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठाए तो केंद्रीय विद्यालयों में प्रमोशन की नई नीति की भी आलोचना की है। कुल मिलाकर समिति की ये रिपोर्ट देश में मौजूदा शिक्षा के हाल का एक आईना बनकर सामने आई है। विशेष में आज समिति की इसी रिपोर्ट की बात। तो आइए शुरू करते हैं विशेष। संसद की स्थायी समिति को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। आइए देखते हैं कि मोटे तौर पर रिपोर्ट में किन मुद्दों पर समिति ने अपनी राय जाहिर की है। संसद की मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने 23 अप्रैल को 2015-16 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदान मांगों से जुड़ी 3 रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की। इसमें उच्चतर शिक्षा विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों की रिपोर्ट शामिल है। इन रिपोर्ट में विभागों की अनुदान मांगों के लेखा जोखा के साथ ही समिति ने अपने अहम अवलोकन और सुझाव भी दिए हैं। समिति ने देश में शिक्षा और मानव संसाधन से जुड़ी तमाम योजनाओं में लेट लतीफी और अनियमितताओं को पारदर्शी तरीके से सामने रखा है। जिन मुद्दों को समिति की तवज्जो मिली उसमें योजनाओं में लेट लतीफी, पैसे की मांग और आपूर्ति में अंतर, स्कूलों और कॉलेजों में ग्रॉस एनरोलमेंट और नेट एनरोलमेंट रेशियो, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट, केंद्रीय विद्यालयों में प्रमोशन, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और उनकी ट्रेनिंग, दूरस्थ इलाकों में स्कूलों का हाल, पीएचडी की गुणवत्ता, उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी, यूजीसी और एआईसीटीई का हाल, सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थाएं, युवाओं के लिए कौशल विकास और दुर्गम इलाकों के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने जैसी बातें शामिल हैं। 31 सदस्यीय स्थायी समिति में 10 सांसद राज्यसभा और 21 सांसद लोकसभा से हैं। समिति में सभी दलों के सदस्यों के साथ ही कुछ निर्दलीय सदस्य भी होते हैं, इसीलिए इसे लघु संसद भी कहा जाता है। समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया को उम्मीद है कि उनकी सिफारिशों पर सरकार जरूर अमल करेगी। विद्या ददाति विनय, विद्या से ही विनय प्राप्त होती, विनया दयाति पात्रताम, विनय से पात्रता मिलती, पात्रत्वात् धनमापनोति, पात्र से ही अर्थ की उपार्जन किया जा सकता है। धनाद धर्मम तथा सुखम। और इसलिए सब प्रकार के मनुष्य को संतोष कराने के लिए जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी प्राप्ति की शुरुआत यदि कहीं से होता है, शुभारंभ कहीं से होता है तो शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता से होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बाकी के संस्थान, निजी सामाजिक संगठन, ये सारे मिलकर के उपाय करें। भारत की संसदीय परंपराओं में स्थायी समिति बनाने की शुरुआत 1989 में हुई। सबसे पहले 3 स्थायी समितियां बनी। ये थी कृषि, विज्ञान और तकनीक और पर्यावरण मंत्रालयों की स्थायी समितियां। लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत 1993 में हुई जब विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियां अस्तित्व में आईं। मौजूदा समय में इनकी संख्या करीब 24 है। विभाग संबंधी स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों के तहत ही आती हैं। स्थायी समिति को आम जनता और संसद के बीच अहम कड़ी भी माना जाता है। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। और समिति का मानना है कि उसकी ओर से दी गई सिफारिशों और अध्ययन को सरकार अपने फैसलों में जरूर शामिल करेगी। समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया से राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रशांत पांडे ने खास बातचीत की। समिति ने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं? देखिए, शिक्षा भी एक भूख की तरह से है, शिक्षा भी एक ज़रूरत है और इस ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये बात अलग है कि शिक्षित होना सब चाहते हैं, परंतु शिक्षित होने के लिए जो अनुकूलता चाहिए, पर्यावरण चाहिए, शिक्षित होने के लिए जो बाकी की बातों की ज़रूरत होती है, हम देखते हैं कि गाँवों में शिक्षा के बारे में उसके अभी भी भवन नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है,
वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, गर्मी के मौसम में पंखे वंखे तो दूर की बात हो गई है। तो ऐसी बहुत स्थानों पर जिसमें बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जहाँ टॉयलेट्स बच्चों के लिए उस प्रकार की से भी वंचित अभी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए इनकी पूर्ति करना आवश्यक है। समिति ने शिक्षकों के खाली पद को लेकर गहरी चिंता जताई है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो चिंता एक बड़े लंबे समय से चली आ रही है, और चूंकि मूलतः राज्यों के ऊपर ये दायित्व हमने दे दिया है, तो राज्यों की अपनी क्षमताएं हैं, राज्यों के संसाधन हैं, और संसाधनों के अभाव में रहकर राज्य भी अपनी तरह से पूरी तरह से वो सारी व्यवस्थाएं करने में असमर्थ हैं। मोटे तौर पर शिक्षा को विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर का स्थान आना चाहिए, परंतु आया ही क्या? और इसलिए इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी हम शिक्षा को कौन से स्थान पर रखना चाहते हैं, उसके बारे में तय करने की आवश्यकता है। और हमने इस बात पर, समिति ने इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। शिक्षा के अधिकार को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ये कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार कानून का जमीनी स्तर पर अभी लागू किया जाना बाकी है। कानून, उसने तो कहा कि सबको शिक्षा का अधिकार है, परंतु और हमने अधिकार तो बहुत सारे सबको दिए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही अधिकार और कर्तव्य का, दायित्वों का एक तरह से हमारे लिए निर्देश करता है, किंतु ये जब उसको करने के लिए जितने संसाधन चाहिए वो यदि उपलब्ध नहीं होंगे तो सारी बातें बनेंगी नहीं। कानून अपनी जगह पर है, किंतु कानून को पालन करने के लिए जो संभव सहायता चाहिए, जो संभव संसाधन चाहिए, जो संभव आवश्यक आपूर्तियां चाहिए, उसकी पूर्ति करने के लिए समाज में भी जागरण की आवश्यकता है। समाज भी चाहिए, प्रदेश की सरकारें भी चाहिए, केंद्र की सरकारें भी चाहिए, और संस्थाएं जो इस बारे में चिंता करती हैं, सबको संयुक्त रूप में कोशिश करना होगी। सेंट्रल स्कूल में प्रमोशन पॉलिसी को लेकर भी समिति ने कुछ सवाल उठाए हैं। जिस भावना से हमने केंद्रीय विद्यालयों को शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि उसमें से, चूंकि केंद्रीय विद्यालय वो है अपनी तरह से काम करते, किंतु इसमें हमने कोई जिम्मेदारियां को बांटा नहीं है। ये केवल केंद्रीय विद्यालय कहने के बाद केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो गई, और उसके कारण से शिक्षकों के स्तर, उनके प्रमोशन, उनकी बाकी की बातों का जिस प्रकार से ध्यान देने के लिए उपाय होना चाहिए, और केंद्रीय विद्यालय में उसके विस्तार का भी जो ध्यान देना चाहिए, संसाधनों के अभाव में संभव नहीं हो पा रहा है। और मोटे तौर पर हमने ये बात कही कि इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। आपको लगता है कि समिति की सिफारिशों पर सरकार अमल करेगी? उम्मीद करते हैं कि उनका अमल, चूंकि स्टैंडिंग कमेटी है, संसद की समिति है, और उसने इन सारी बातों को चर्चा के माध्यम से निकाला है, सरकार के विभागों से बातचीत करके निकाला है, एक राय इकट्ठा करके निकाला है, तो सरकार को यथासंभव उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपका विकास संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन के दायरे में देश के केंद्रीय विद्यालय भी रहे। समिति ने इस बात की कड़ी आलोचना की है कि वाइस प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन के लिए बनाई गई नई नीति में कोई कानूनी सलाह नहीं ली गई। समिति ने पाया कि नई नीति में पुराने और अनुभवी शिक्षकों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की शुरुआत नवंबर 1962 में की गई। ये संगठन ट्रांसफर पर जाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। शुरुआती दौर में 1963-64 में 20 रेजिमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालयों में तब्दील किया गया, लेकिन मार्च 2014 तक इनकी तादाद 1094 हो गई है। इनमें काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में संचालित 3 स्कूल भी शामिल हैं। शुरुआत से ही केंद्रीय विद्यालय बच्चों की पढ़ाई और उनके सर्वांगीण विकास के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन संसद की स्थायी समिति ने सालाना रिपोर्ट संख्या 267 में संगठन के कामकाज को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। समिति ने सबसे ज्यादा आपत्ति वाइस प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन पॉलिसी को लेकर जताई है। दरअसल संगठन के अस्तित्व में आने से अगस्त 2008 तक सीनियरिटी के आधार पर ही वाइस प्रिंसिपल के पद भरे जाते थे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2008 में प्रमोशन पॉलिसी में पहला संशोधन कर वाइस प्रिंसिपल के पद पर 50% सीनियरिटी और 50% विभागीय परीक्षा के जरिए भर्ती लागू कर दी। समिति ने पाया कि दिसंबर 2014 में प्रमोशन नीति में दोबारा संशोधन कर पीजीटी की वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया गया।
दूसरे संशोधन के बाद वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए 50% सीधी भर्ती और 50% विभागीय परीक्षा का नियम लागू कर दिया गया। यानी पुराने अध्यापकों की वरिष्ठता का आधार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। समिति के मुताबिक नई व्यवस्था के बाद पीजीटी अध्यापकों के 25 से 30 सालों के अनुभव और उनकी शैक्षणिक योग्यता को दरकिनार करना उनके मनोबल को गिराने जैसा है। समिति ने पाया कि नई व्यवस्था से अनुभवी अध्यापकों का वाइस प्रिंसिपल पद से मोह भंग हो सकता है, क्योंकि उन्हें इस पद के लिए महज 5 साल के अनुभव वाले अध्यापकों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इन्होंने प्रमोशन पॉलिसी बनाई है, बहुत बेकार बनाई। उसमें अपने कुछ लोगों को ओबलाइज करने के लिए इंट्रेंस परीक्षा एक तरह से देने का काम किया है कि उनके चहेते लोग हो जाएं, और जो लोग वेल क्वालिफाइड हैं, सीनियर हैं और मेरिट में हैं, वो छूट जाएं। ये उनके साथ अन्याय है। इससे भी दोस्त भाव शिकार होते हैं कि जूनियर आदमी को इंट्रेंस परीक्षा दिला करके वाइस प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, और जो सीनियर है वो उससे वंचित रह जाता है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन का तर्क है कि ऐसा अध्यापकों की मेरिट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। संगठन के मुताबिक ऐसे फैसले बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मंजूरी के बाद लिए जाते हैं। पहले सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन मिलता था, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं जो +1 +2 को पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों को सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन मिलता था। लेकिन इसके ऊपर केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्तर पर भी और मंत्रालय के स्तर पर भी जो भर्ती के नियम है उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। इसके पीछे जो मैं समझता हूं कि सारा मकसद था कि मेरिट को बढ़ावा देना, क्योंकि शिक्षक अगर मेरिटोरियस होगा तभी छात्र भी उसके पढ़ाए हुए मेरिट और होनहार निकलेंगे, मेरिटोरियस निकलेंगे। हमारे जो भी भर्ती और भर्ती के जो नियम हैं शिक्षकों के या दूसरे भी पदों के, वो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से अप्रूवल के बाद ही लागू होते हैं, तभी वो नोटिफाई होते हैं। हालांकि समिति ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वाले तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार की निधि से पैसा लेने वाला उपक्रम है, लिहाजा उसके हर फैसले का वाजिब स्पष्टीकरण भी संगठन को ही देना जरूरी है। समिति ने आश्चर्य जाहिर किया कि प्रमोशन की यही नीति असिस्टेंट कमिश्नर से कमिश्नर जैसी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए लागू क्यों नहीं की गई। समिति ने केंद्रीय विद्यालयों से जुड़ी कुछ और बातों पर भी चिंता जताई है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत 44,529 पदों में से 7,698 पद खाली पड़े हैं। इनमें टीजीटी के 20% पद खाली पड़े हैं। समिति ने इस बात पर भी चिंता जताई 2012 से 2015 के बीच 100 नई स्कूली इमारतें बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 58 का ही काम पूरा हो पाया है। 177 स्कूलों के भवन निर्माण का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इसके पीछे प्रशासनिक और प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतों का हवाला दिया गया है। समिति ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही किसी नए स्कूल को मंजूरी दी जानी चाहिए। समिति ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटे को और बढ़ाने की भी सिफारिश की है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और समिति ने देश में प्राथमिक शिक्षा के गिरते स्तर पर भी चिंता जताई है। समिति ने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सालाना बजट में की गई कटौती को गलत बताया है। समिति ने कहा है कि इससे राष्ट्रीय विकास पर असर पड़ेगा। मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने कहा है कि देश में अब भी 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। समिति के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों में ज्यादातर गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इनमें पलायन करने वाले, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले और मजबूरी के शिकार लोगों के बच्चों की संख्या ज्यादा है। समिति के मुताबिक इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूलों से जोड़ना बेहद जरूरी है। स्कूल शिक्षा के बारे में भी हमने चिंता व्यक्त की है और उसको जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, मैं सोचता हूं कि उसको शिक्षा कहने के बजाय साक्षरता का विस्तार हुआ है। शिक्षा जिसको हम कहते हैं और शिक्षा के जो गुणवत्ता हमें चाहिए, जिस प्रकार को देश की ज़रूरतें हैं उसके अनुकूल शिक्षा को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उस प्रकार का सर्वांगीण रूप से उसके अभाव आज भी हम महसूस करते हैं। और उसी बात को देखते हुए हमने ये कहा है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में वृद्धि होना चाहिए। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था।
आज़ादी के बाद जो शिक्षा के स्तर पर सुधार होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आज भी जो आदिवासी क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट विलेज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ बैकवर्ड क्लास लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ आज भी शिक्षा के पर्याप्त साधन नहीं है। समिति ने शिक्षा बजट में कटौती पर भी चिंता जताई है। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012-13 के सालाना बजट में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के मद में 18% की बढ़ोतरी की गई थी। 2013-14 में इसमें 18.3% की कमी की गई, जबकि 2014-15 में यह कटौती 4.37% थी। 2015-16 के सालाना बजट में महज 39,038 करोड़ का प्रावधान है, जो पिछले साल से 24.68% कम है। समिति ने हैरानी जताया और कहा कि आखिर पैसे कम करने से शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सकता है। रूरल एरिया में अभी वहाँ कमी है, वहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने जाते हैं। जो सरकार के मानक हैं कि 1 किलोमीटर में प्राइमरी होना चाहिए, 3 किलोमीटर में जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, तो स्कूल से नहीं है और टीचरों की भी कमी है। देखिए, मेन तो केंद्र सरकार होती है, बजट तो सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, लेकिन जब केंद्र सरकार बजट कम करेगी शिक्षा के क्षेत्र में, तो अपने आप प्रदेश का उससे प्रभावित होगा और प्रदेश के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो सारा पैसा जो है शिक्षा क्षेत्र में ही लगाए अपना। हालांकि संसदीय स्थायी समिति ने स्कूलों में घटती ड्रॉप आउट दर पर संतोष जताया है। समिति ने कहा है कि हाल के सालों में दलित और बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट घटा है, लेकिन इसे अभी और बेहतर किया जा सकता है। समिति के मुताबिक शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम ड्रॉप आउट दर को शून्य पर लाए बिना पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। सरकार को 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को प्राथमिक शिक्षा चक्र में बनाए रखने के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। ज़ैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए ज्यादा पैसे की दरकार है। समिति के मुताबिक सामाजिक सरोकारों से जुड़े इन कार्यक्रमों के लिए पूरा पैसा नहीं मिलता है तो लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसे कार्यक्रम समाज के कमजोर तबकों के छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक पैसा नहीं मिले तो लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। समिति ने कहा है कि ढांचागत सुविधाओं की कमी, पिछड़े इलाकों में स्कूलों का अभाव और वंचित तबकों तक पहुँच न होने की वजह से सभी को शिक्षा देने का सरकार का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। हम देखते हैं कि गाँवों में शिक्षा के बारे में उसके अभी भी भवन नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, गर्मी के मौसम में पंखे वंखे तो दूर की बात हो गई है। तो ऐसी बहुत स्थानों पर जिसमें बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जहाँ टॉयलेट्स बच्चों के लिए उस प्रकार की से भी वंचित अभी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? रूरल एरिया में जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ टीचर बहुत कम है, या शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, या वहाँ पर विद्यालय बंद हैं। भगवान भरोसे ही देश की एजुकेशन चल रही है। समिति ने पाया कि 2015-16 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को आवंटित 39,038 करोड़ के बजट का 93% सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षकों की ट्रेनिंग, मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर खर्च होना है, जबकि केंद्र सरकार के स्कूल मूल्यांकन कार्यक्रम, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय बाल भवन और NCERT के हिस्से में महज 13% है। समिति के मुताबिक इस साल सर्व शिक्षा अभियान के बजट में 9.67% की कटौती की गई है, जबकि मिड डे मील कार्यक्रम का बजट भी 16.41% घटाया गया है। एक तरफ जो अमीर घर के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते हैं, और ग्रामीण प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं सब प्राइमरी एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अभी इसमें भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। जो प्रदेश सरकारें पैसा डिमांड कर रही, मांग रही हैं, या सर्व शिक्षा अभियान में जो पैसा दिया जाना चाहिए वो केंद्र सरकार नहीं दे रही,
सरकार को चाहिए कि इसमें देना चाहिए, क्योंकि हम लोग दूसरे देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं और हम लोग सपना देखते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो कब आएंगे जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा। पिछले साल के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बावजूद सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील के बजट में कटौती को समिति ने सही नहीं माना है। समिति ने इन कार्यक्रमों के भविष्य पर चिंता जताई है और कहा है कि धन की कमी के चलते इन कार्यक्रमों को बंद नहीं होना चाहिए। समिति ने दूर दराज के इलाकों, पिछड़ी और मलिन बस्तियों में और ज्यादा स्कूल खोलने की सिफारिश की है। प्रशांत पांडे के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। देश में उच्च शिक्षा के हालात पर अब तक कई रिपोर्ट आ चुकी हैं। समय समय पर सरकार ने चिंताएं भी जताई और समितियों ने कई सिफारिशें भी सौंपी हैं। इसके बावजूद शोध की गुणवत्ता में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। संसद की मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने भी रिपोर्ट में पीएचडी की गुणवत्ता को लेकर खास तौर पर चिंताएं सामने रखी हैं। जाते जाते आपको इसी खास रिपोर्ट के साथ छोड़ जाते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये उच्च शिक्षा के मामले में देश के चोटी के विश्वविद्यालयों में शुमार है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। दिल्ली में ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं जो समूचे देश के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ अलग अलग विषय में बीए से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाइयाँ हो रही हैं। पूरे देश में तो 700 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। लेकिन उच्च शिक्षा को लेकर जितनी समितियां बनी हैं, तकरीबन सबने असंतोष जाहिर किया है। जो हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई हैं, उन्होंने तो बस डिग्री यूं ही बांटना शुरू कर दिया है और उसके ऊपर हाई पावर्ड कमिटीज भी गवर्नमेंट की बैठी हैं, लेकिन उसके अभी कोई नतीजे सामने नहीं आए हैं। तो मेरा अपना मानना है कि कई ऐसे रीजन्स हैं। एक तो ये कि हमारा जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो बहुत वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, फिर हमारे जो सिस्टम है उसमें भी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं दिया जाता। संसद की मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में उच्च शिक्षा पर टिप्पणी की है। उसका कहना है कि देश में पीएचडी की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। समिति के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें 1273 प्रोफेसर, 2193 एसोसिएट प्रोफेसर और 2641 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। ये आलम सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों का है, जो कि देश की कुल यूनिवर्सिटीज की तुलना में मुट्ठी भर हैं। समिति के सामने ये तर्क आए कि बेहतर उम्मीदवारों के अभाव के चलते नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। लिहाजा विश्वविद्यालय में शोध को लेकर समिति ने जांच का प्रस्ताव दिया है। अनफॉर्चुनेटली इस साल की जो बजट में देखा यह गया कि जो एजुकेशन की जो फंडिंग है हर लेवल की वो काफ़ी कम हो गई है। तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि फंडिंग अगर बढ़ती है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उससे क्वालिटी आएगी, अब उसकी भी उम्मीद कम सी नजर आती है। चिंता सिर्फ पीएचडी की गुणवत्ता से जुड़ी नहीं है, बल्कि पीएचडी के प्रति युवा पीढ़ी में लगातार बढ़ती उदासीनता भी चिंता का सबब है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक सन 2012-13 में देश में कुल 33,74,311 छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, जिनमें से महज 35,123 ने ही एमफिल में दाखिला लिया। पीएचडी तक आते आते ये तस्वीर और भी बदल जाती है। देश में पीएचडी करने वाले रिसर्चर्स की कुल तादाद मात्र 15,981 है। जितना हमें रिसर्च में, शोध में काम करना चाहिए उतना अभी हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है R&D में, रिसर्च में, वो 1% से भी कम है जीडीपी की। और अगर इसका हिस्सा देखें जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो और बहुत कम जाता है। हालांकि उच्च शिक्षा में शोध करने वाले छात्र और शिक्षकों से जुड़े आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल भी उठते रहे हैं। रिसर्चर्स की दलील है कि रिसर्च पर सरकार जरूरत के मुताबिक खर्च नहीं कर रही है। वो फेलोशिप को लेकर भी असंतुष्ट हैं और पीएचडी में आने वाली कई मुश्किलों को वो गिनाते हैं। लेकिन अब तक उच्च शिक्षा के लिए स्पष्ट नीति के अभाव के चलते इन मुश्किलों को सुलझाया नहीं जा सका है। विश्वविद्यालय को अनुदान देने वाली संस्था यूजीसी पर मंत्रालय की एक समिति ने हाल ही में रिपोर्ट दी, जिसमें यूजीसी को खत्म करने की बात कही गई। हरि गौतम की अगुवाई वाली समिति ने यूजीसी को लेकर कई सवाल खड़े किए। हालांकि शिक्षाविदों का एक बड़ा तबका यूजीसी को स्वायत्त करने के पक्ष में खड़ा दिखा।
जो प्रोफेसर हरि गौतम कमेटी ने रिपोर्ट दी है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी और इसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। जहां सवाल ये है कि यूजीसी को डिसबैंड कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि यूजीसी को एक ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है और इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इसलिए कि यूजीसी को बंद करने की बात की जाए। इसकी जो बहुत सारी कमियाँ हैं जो हम लोगों ने बार बार कमीशन में उठाई है, उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। स्थायी समिति ने पाया कि खाली पदों के चलते विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। इस वक्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में करीब 3000 अनियमित शिक्षकों के सहारे इसकी भरपाई हो रही है। समिति ने यूजीसी के ऑपरेशन फैकल्टी इंचार्ज के जरिए गेस्ट फैकल्टी को होने वाले भुगतान की सीमा पर सिफारिशें दी हैं। गेस्ट फैकल्टी को मिलने वाले मानदेय को भी अध्ययन में शामिल किया गया है। रविंद्र सिंह शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।